नमस्कार। देश के नंबर 1 न्यूज नेटवर्क न्यूज 18 के मंच पर आप सभी सम्मानित अतिथियों का मैं बहुत बहुत स्वागत करती हूं। ये मंच न्यूज 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड सर्वोत्तम प्रदेश उत्तर प्रदेश का है। सक्षम प्रदेश से सर्वोत्तम प्रदेश बनने वाला उत्तर प्रदेश, इसके विकास से जुड़े जरूरी बिंदुओं पर बातचीत के लिए सफर की शुरुआत आज हम इस मंच से करने जा रहे हैं और स्पोर्ट्स सिटी ऑफ इंडिया मेरठ से करने जा रहे हैं। 1985 में ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ जिस मेरठ की धरती से बगावत की चिंगारी फूटी थी, उसी धरती से उत्तर प्रदेश के सर्वोत्तम प्रदेश बनाने की क्रांतीय तस्वीर आज हम उससे रूबरू होंगे। चलिए अब हम इस सेशन को आगे बढ़ाते हैं। मैं मंच पर बुलाना चाहूंगी कपिल देव जी, प्लीज मंच पर पधारें और इस सेशन को आगे बढ़ाते हैं। कपिल जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी, आपका बहुत धन्यवाद। कपिल जी, मेरा पहला सवाल आपसे ये होगा कि इस बार भी मंत्रिमंडल में व्यावसायिक शिक्षा और कौशल विकास विभाग आपको एक बार फिर से दिया गया है। सीएम योगी ने एक बार फिर से अपने ड्रीम प्रोजेक्ट से जुड़े विभाग के लिए आप पर भरोसा व्यक्त किया है। कई बड़ी चुनौतियां आने वाले वक्त में आप देख रहे हैं। देखिए, सर्वप्रथम में न्यूज 18 जो उत्तराखंड उत्तर प्रदेश और कहिए पूरे हिंदुस्तान का एक बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही लोकप्रिय चैनल है। आपने मुझे अवसर दिया, मैं आपकी पूरी टीम का धन्यवाद करता हूँ। और जहाँ तक मेरे विभाग का विषय है कि तीसरी बार मुझे विधायक बनने का मौका मिला, मेरे क्षेत्र की जनता ने मुझे चुना और हमारे मुख्यमंत्री जी ने या हमारे संगठन ने हमारे विषय में निर्णय किया होगा, तो निर्णय विभाग का मुख्यमंत्री जी के द्वारा जो एक टीम बैठती है उनके द्वारा होता है। तो निश्चित रूप से पिछली बार मुझे लगभग 2.5 वर्ष का समय मिला काम करने का, तो समय भी लगता है समझने में। तो शायद इसी कारण से रहा हुआ कि जिस विभाग को समझा है, देखा है, काम किया है, तो उसी को और अधिक आगे बढ़ेगा। और खासतौर से प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का, आदरणीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का युवाओं को स्किल डेवलपमेंट से जोड़ने का, कौशल से जोड़ने का एक बड़ा प्रोजेक्ट उनका लगातार चल रहा है और हमेशा युवाओं को मोटिवेट करते हैं। तो मुझको लगता है जिम्मेदारी उन्होंने मुझे दी है, उसमें मैं कोशिश कर रहा हूं कि ठीक प्रकार से उसका निर्वहन करूं। कपिल जी, ये विभाग आपका जो है रोजगार से, युवाओं के स्किल डेवलपमेंट से जुड़ा हुआ है। आपने इतनी योजनाएं चलाई हैं, इससे कितने युवाओं को अब तक लाभ मिल चुका है? देखिए, विभाग तो पहले भी था, लेकिन आदरणीय मोदी जी को जो अवसर मिला 2014 में, तब उन्होंने युवाओं से भी और डिपार्टमेंट से भी यानी विभाग से भी बहुत बड़ा आह्वान किया इस रूप में कि देश में हर नौजवान को सरकारी नौकरी नहीं मिल सकती। अपनी प्रशिक्षण के बल पर, अपनी योग्यता के बल पर हमको आगे बढ़ना पड़ेगा। और स्किल एक ऐसा सेक्टर है जिसकी जो सबको है, और हमारे युवा स्किल्ड होंगे, कोई ना कोई हुनर उनके हाथ में होगा, तो फिर वो जीवन में बेरोजगार नहीं रह सकता। और जो हमने देखा है, आपने भी देखा होगा, हम भी पढ़ते थे, तो जिन स्टूडेंट से केवल ग्रेजुएशन किया, बीए किया, बीकॉम किया, इवन एमकॉम में एमएससी भी किया, तो उनको भी ये कोई व्यक्ति आता है रोजगार के लिए, तो पूछता तुमने क्या सीखा, जानते क्या हो? तो किसी ने कहा साहब मैं तो बीकॉम हूं, जानते क्या हो? ऐसा व्यक्ति पूछता है। यानी जानने का मतलब उसके पास एक्स्ट्रा टैलेंट उसके पास होना चाहिए। तो एक्स्ट्रा टैलेंट देने का हमारा डिपार्टमेंट करता है। तो विभिन्न सेक्टर्स के अंदर जहां जहां हैं, हम हॉस्पिटलिटी में, हम होटल मैनेजमेंट में, हम मार्केटिंग में, हम सेल्स में, अकाउंट्स में, सोलर में, अभी जो नए नए प्रोजेक्ट आ रहे हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, जो आपका एविएशन है, इन सब में युवाओं को प्रशिक्षण देने का हम काम करते हैं। और प्रशिक्षण देने के साथ साथ उनको जो हमारे प्राइवेट एनजीओज हैं, जो सेक्टर्स हमारे हैं, जो हमारे साथ काम करते हैं, उनके माध्यम से नौकरी दिलाने का काम करते हैं। सीएम योगी और प्रधानमंत्री मोदी कई बार डबल इंजन की सरकार की बात करते हैं। डबल इंजन की सरकार से युवाओं को इस बार और स्पेशली आपके विभाग को कितना लाभ पहुंचा है? मैंने बताया ना आपको कि डबल इंजन की सरकार का मतलब, जैसे जब कोई गाड़ी चलती है तो सारी व्यवस्थाएं देखती है, गाड़ी चले भी, उसका पानी भी ठीक हो, उसका एयर कनेक्टिविटी भी ठीक हो। तो सरकार भी जितनी भी आवश्यकताएं प्रदेश की हैं, उन सभी को लगातार उसकी आवश्यकता के अनुरूप, एक शरीर की बॉडी होती है, उसमें हम खाना खाते हैं, और खाना खाने के बाद जैसी शरीर की आवश्यकता होती है वैसी चीजें उसको पहुंचती रहती हैं। उसी प्रकार से सरकार के माध्यम से भी हर डिपार्टमेंट को जिस चीज की आवश्यकता है, या पूरे प्रदेश और हिंदुस्तान के अंदर भी जिस सेक्टर में जिन लोगों को जैसी आवश्यकता है उनको पोषित करने का काम करती है। तो हमारे विभाग को भी बजट के माध्यम से भी और सेंटर्स के माध्यम से भी, अभी हमारा कानपुर के अंदर एक बड़ा इंटरनेशनल स्किल सेंटर हमने खोला, अभी 3 दिन पहले उसका शुभारंभ
माननीय प्रधानमंत्री जी ने किया, हमारे जो केंद्रीय मंत्री हैं उन्होंने किया, और प्रदेश भर के अंदर लगभग 3000 एजेंसियां हमारी काम करती हैं। 3000 एजेंसियां लोगों को ट्रेनिंग दिलवाने का काम करती है अलग अलग सेक्टर्स के अंदर। तो उनमें लेकर के लगभग 4.5 लाख युवाओं को, 5 लाख युवाओं को प्रतिवर्ष प्रशिक्षित करने का काम करते हैं, और लगभग 3 लाख युवाओं को रोजगार देने का काम करते हैं 1 वर्ष के अंदर। तो चलिए अब सेशन को आगे बढ़ाते हैं और अब स्वागत करते हैं केंद्रीय मंत्री डॉक्टर संजीव बालियान जी का। बालियान जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहले जोरदार तालियां हो जाए। धन्यवाद। सरकार ने गन्ना की एफआरपी में 25 रुपए की वृद्धि की है, इससे किसानों को कितना लाभ पहुंचा है? देखिए, सच पूछो तो देश में 2 एफआरपी लागू होती है नॉर्थ साउथ इंडिया के प्रदेश के ऊपर, महाराष्ट्र, कर्नाटका और उस तरह के तमिलनाडु, और हमारे उत्तर प्रदेश, हरियाणा और पंजाब में एसएपी है, स्टेट एडवाइजरी प्राइस। तो जो एफआरपी है वो वहां 25 रुपए बढ़े हैं, तो बहुत ज्यादा है, इसमें कोई शक नहीं है एक साथ 25 रुपए बढ़ाना। लेकिन हमारे नॉर्थ इंडिया में एसएपी है। लेकिन जब एफआरपी इतनी बढ़ती है तो भविष्य में हम उम्मीद कर सकते हैं कि एसएपी में भी उसी हिसाब से अगले सीजन के लिए 25 रुपए बढ़े हैं। तो मुझे उम्मीद है कि अगले सीजन में जो स्टेट्स हैं उसमें भी इतने बढ़ोतरी होकर मिलेगी तो किसानों के लिए बड़ी अच्छी बात होगी। मत्स्य, पशुपालन और डेयरी की बात करें विभाग की आपके पास, पिछले कुछ सालों की अगर बात करें तो ऐसी कौन सी योजनाएं थी जो आपको लगता है निकाली गई और वो लाभदायक रही है किसानों के लिए? देखिए, अगर आप मेरे मंत्रालय की बात करेंगे तो अभी 1 साल पहले ही आपको अगर पहले कभी बीमार हो गया तो आप फोन करेंगे डॉक्टर को, एम्बुलेंस आपके घर आ जाती थी, आपको लेकर हॉस्पिटल लेके जाते थे। पशुओं में समस्या थी, क्योंकि हॉस्पिटल्स कोई 5 किलोमीटर दूर है, कोई 7 किलोमीटर दूर है, और पशु को ले जाना काफी मुश्किल काम है। 1 साल पहले एक योजना की शुरुआत की कि अगर आपका पशु बीमार है तो 1962 पे आप फोन करेंगे, एम्बुलेंस डॉक्टर के साथ, कंपाउंडर के साथ आपके घर पे पहुंचेगी, आपका ट्रीटमेंट होगा। हम आज दूध के उत्पादन में दुनिया में नंबर 1 है। हम करीब 60,000 करोड़ से ज्यादा का श्रिम्प एक्सपोर्ट करते हैं, झींगा बोलते हैं इसको। तो आप कह सकते हैं कि हम इस साल हमने पोल्ट्री में भी एक्सपोर्ट शुरू किया है। हमने श्रीलंका, आस पड़ोस के जितने कंट्रीज हैं उनको अंडा एक्सपोर्ट किया है। तो एक तरह से हम अब एक्सपोर्ट भी करने लगे। और पहले तो केंद्र सरकार, मैंने बताया ना, इस मंत्रालय का टोटली बजट, ये विभाग होता था कृषि मंत्रालय का, जब मैं मंत्री बना तो 1500 करोड़ रुपए पूरे देश का बजट था। आज मेरी एक योजना का, मेरे मंत्रालय की एक योजना है एफएमडी वैक्सीनेशन और ब्रुसेलोसिस वैक्सीनेशन। उसका बजट, एक योजना का बजट, एक वैक्सीनेशन प्रोग्राम का बजट 12,500 करोड़ रुपए है। जिस मंत्रालय का बजट 1500 करोड़ हो, उसकी एक योजना का बजट 12,500 करोड़ रुपए है। तो प्रधानमंत्री का और इस सरकार का कितना फोकस एनिमल हस्बेंड्री, डेयरी और फिशरी पे आप समझ सकते हैं। अगर 2014 से पहले की बात करें तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश की अगर बात करें तो यहाँ पर कोई इन्वेस्ट करने के लिए तैयार नहीं था। छवि ऐसी थी, जब भी पश्चिमी उत्तर प्रदेश का नाम आता था तो सिर्फ दंगे और लड़ाइयों की बात ही आती थी अगर कहें तो। उसके बाद अब एशिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट जेवर की बात करें, उसको कवायद बनाने की तेज कर दी गई है। श्रेय किसको देना चाहेंगे? सर, ये तो मैं देश में जो डेवलपमेंट के काम है उनके बारे में श्रेय आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दूंगा, और प्रदेश में बेहतर कानून व्यवस्था हुई है उसका श्रेय मैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को दूंगा। मेरे जनपद में ही अभी हमने 3 दिन पहले जो सेरेमनी हुई है, करीब 8300 करोड़ के 93 नए प्रोजेक्ट मुजफ्फरनगर में लग रहे हैं, जिससे करीब 10,000 से ज्यादा युवाओं को रोजगार मिलेगा। तो जहां मुजफ्फरनगर में शुगर मिल के अलावा पेपर और आयरन इंडस्ट्री थी और वो भी पलायन के स्थिति में थी, अब नई इंडस्ट्री हमारे पश्चिम उत्तर प्रदेश में आ रही है, रोजगार की संभावनाएं हैं, बिजली बेहतर हुई है, 24 घंटे बिजली मिलने लगी, सड़कें बेहतर हुई हैं, डीएफसीसी कॉरिडोर बन चुका है। तो ये सब चीजें उद्योगों के लिए बेहतर है। पश्चिम उत्तर प्रदेश भविष्य में उद्योग का केंद्र बनेगा, मुझे ऐसी संभावना दिखती है। तो अगर बात करें चीजों को आगे बढ़ाने की, विकास की, और जिस तरीके से आपने बात की कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश लगातार आगे बढ़ रहा है, तो युवाओं के लिहाज से अगर देखें तो क्या क्या चीजें युवाओं के लिए लाई गई हैं जिससे आपको लग रहा है कि युवाओं को फायदा हुआ? देखिए, युवाओं को क्या चाहिए? सबसे महत्वपूर्ण बात है अच्छी शिक्षा और उसके बाद रोजगार। रोजगार कहां से मिलेंगे? सरकारी नौकरियों की एक सीमा है। अभी केंद्र सरकार ने पिछले 1 साल में करीब 7-8 लाख, 10 लाख वैकेंसी पूरे केंद्र में खाली थी। 10 लाख में से करीब 7-7.5 लाख वैकेंसी 1 साल के अंदर भरी जा चुकी है। प्रदेश सरकार में भी अभी 60,000 नौकरियां निकलती रहती है, वो एक सीमा है। उसके बाद जाएंगे प्राइवेट सेक्टर में। सबको तो सरकारी नौकरी नहीं मिल सकती, प्राइवेट सेक्टर में उद्योग आएंगे तो नौकरी मिलेगी। अब मेरे जनपद का युवा को नौकरी के लिए आया तो
नोएडा जाना पड़ेगा या गुजरात जाना पड़ेगा। अब उसको सैलरी मिल रही है 15,000 20,000, वो नोएडा गुड़गांव में कैसे काम चलाएगा? अगर उद्योग मुजफ्फरनगर में होगा, उसी सैलरी में वो घर भी चलाएगा, अपने घर में बचा के ले जाएगा और काम भी अच्छा करेगा बेहतर। तो सबसे बड़ी बात तो यह है कि इंडस्ट्रियलाइजेशन हो। देखिए, खेती की एक सीमा है, हम तो कृषि प्रधान प्रदेश है हमारा, पश्चिम उत्तर प्रदेश विशेष रूप से कृषि के ऊपर आधारित है, लेकिन कृषि के अलावा जब रोजगार किसान के बेटे को चाहिए तो इंडस्ट्री उसके लिए जरूरी है। और वो काम ये सरकार, इंडस्ट्री को एक दिन में नहीं आ सकती। बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर और बेहतर कानून व्यवस्था दो आवश्यकता है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के युवाओं के बारे में कहा जाता है कि वो सबसे ज्यादा तैयारी करते हैं सेना में जाने के लिए। अग्निवीर योजना जो लाई गई, उसको कितना आप मान रहे हैं कि युवाओं को रोजगार देने की अगर हम बात करें तो उसमें सक्षम साबित हो रही है? देखिए, अग्निवीर योजना एक बहुत लंबी सोच के साथ लाएगी और शुरू में युवाओं के मन में भ्रम था कि भाई अगर हम कुछ साल बाद हमारी नौकरी चली जाएगी तो हमारा क्या होगा। उसके लिए उनके लिए पैरामिलिट्री फोर्सेज और फोर्सेज में रिजर्वेशन किया गया और एक ट्रेंड मैन पावर देश में तैयार हो, ये प्रधानमंत्री की उसमें एक सोच थी। और जिस योजना के बारे में कहते विरोध हो रहा है, उस योजना के लागू होने के बाद पहली भर्ती मेरे जनपद मुजफ्फरनगर में हुई थी। अग्निवीर की पहली भर्ती देश में मुजफ्फरनगर में हुई थी और युवाओं ने उसी उत्साह से, करीब मुजफ्फरनगर में 20 दिन भर्ती चली थी और मेरे विचार से करीब 2.5 लाख युवाओं ने उस भर्ती में हिस्सा लिया था। उन्हें पता है कि भविष्य में कोई दिक्कत नहीं है, भविष्य उनका उज्जवल है और मोदी जी अगर कोई योजना लेकर आए तो युवाओं के हित में निश्चित रूप से होगी, सबको अंदाजा। अब हम इस सेशन को आगे बढ़ाते हैं और अब स्वागत करते हैं यूपी सरकार के मंत्री डॉक्टर सोमेंद्र तोमर जी का। सोमेन जी, बहुत स्वागत है आपका। जी धन्यवाद। आपके पास ऊर्जा मंत्रालय है, तो आपके विभाग से ही शुरुआत करते हैं। बिजली चोरी जैसी घटनाओं से निपटने के लिए क्या तैयारियां आपने 2014 के बाद से अब तक का अगर पूछे तो क्या की गई, बताइए जरा सा। देखिए, मैं कह सकता हूं कि पहले राजनीतिक संरक्षण में इस तरह के लोगों को संरक्षण दिया जाता था। बड़ी बड़ी इंडस्ट्री जिन पर कभी चेकिंग नहीं होती थी, आज हम लोगों ने लाइन लॉस कम किया है, आज हमारा कॉमर्शियल लॉस कम हुआ है। और ये एक बड़ा कारण है कि आज हम लोग बड़े स्तर पर जिस तरह से देख रहे हैं कि आज उत्तर प्रदेश के अंदर जब हम बिजली की बात करते हैं तो अभी हम लोग 24 घंटे शहरी क्षेत्र में 21 घंटे और 18 घंटे की ऊर्जा सप्लाई कर रहे हैं। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी का स्पष्ट इसमें रुख है कि हम पूरे उत्तर प्रदेश में 24 घंटे ऊर्जा की सप्लाई कर रहे हैं। 24 घंटे अगर ऊर्जा की सप्लाई करने का आप जिक्र कर रहे हैं तो अब देखा जा रहा है कि ग्रामीण इलाकों में भी बिजली पहुंच रही है और 24 घंटे पहुंच रही है। इसके पीछे क्या विजन रहा होगा? देखिए, हम लोग जैसे हम लोगों ने कृषि का जो अपना फीडर है, हमने उसे अलग किया है। पहले हम लोग देखते थे, जब हम लोग गांव में रहते थे, कि 8 दिन में बिजली आती थी और 8 दिन रात में आती थी और उसमें भी जो हम देखते कि उसकी वोल्टेज होती थी, वो ट्यूबवेल चलती नहीं थी। आज कृषि फीडर अलग करने के बाद और हम लोग लगातार किसानों के प्रति जो हमारी सरकार की सोच है, उसी सोच के साथ आज किसानों को हम लोग ट्यूबवेल्स के लिए 100% हम लोगों ने बिजली फ्री की है। ऊर्जा के उत्पादन और ज्यादा बढ़ाए जाएं, इसके लिए सरकार क्या प्रयास कर रही है? देखिए, हम लोग बड़ी तेजी के साथ सोलर के क्षेत्र में आगे बढ़े हैं। हम लोग सोलर के नए प्लांट भी लगाए हम लोगों ने। अभी भी 6000 के करीब हम लोगों ने एक प्लांट शुरू किया है और मुझे उम्मीद है कि इस साल के अंत तक हम लोग लगभग दोगुनी क्षमता के साथ जो अपना प्रोडक्शन है उसे बढ़ाएंगे। और मैं ये भी कह सकता हूं कि उत्तर प्रदेश के इतिहास में आज तक सबसे ज्यादा बिजली सप्लाई हम लोगों ने की है। सौर ऊर्जा के प्रति लोगों की दिलचस्पी बढ़े, उस ओर लोग ध्यान दें, इसका श्रेय किसे देना चाहेंगे? देखिए, मैं देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी की सोच को इसका श्रेय देना चाहता हूं और उसे माननीय प्रधानमंत्री जी के निर्देशन में, माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हम लोगों ने उत्तर प्रदेश में लागू किया है। और आज हम देखते हैं कि जो हमारे गांव के, शहर के लोग हैं, वो इसे सोलर की तरफ जब हम देखते हैं, बड़े जितने भी हमारे इंस्टीट्यूट्स हैं, हम लोग उस तरफ भी सोलर की तरफ जा रहे हैं। आज जितनी भी शिक्षण संस्थाएं हैं, बड़े हमारे सरकारी कार्यालय हैं, उन सभी पर हम सोलर के लिए आग्रह भी कर रहे हैं। लोगों में बड़ा आकर्षण है उसके प्रति। सेशन को आगे बढ़ाते हैं। इसके लिए मैं चाहूंगी विनीत अग्रवाल शारदा जी प्लीज मंच पर आ जाएं। सबसे पहला सवाल आपसे ये है कि व्यापारियों की समस्याएं क्या हैं और हल क्या देखते हैं आप?
व्यापारियों की समस्याएं 2017 से पहले उत्तर प्रदेश में लगातार होती थी जी। देश में 2014 में आदरणीय नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बने, 2017 में योगी जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने। तो व्यापारियों की समस्याओं का निस्तारण करने का काम अगर उत्तर प्रदेश में किसी ने किया तो पहला नाम है योगी आदित्यनाथ जी। आज व्यापारी समस्या नहीं है, आज व्यापारी सरलता से व्यापार कर रहा है। 2017 के बाद मेरा व्यापारी आज उत्तर प्रदेश में सरलता से व्यापार कर रहा है। 24 घंटे बिजली है, सरलता। एक्सप्रेस वे के जाल बिछाए हमने सड़कों के जाल बिछाए, हमने 2 एम्स खोले, 62 जिलों में हमने मेडिकल कॉलेज खोले, 5 जिलों में एयरपोर्ट होते थे, हमने 15 एयरपोर्ट खोले, 5 अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट खोले, हमने 1 सिटी 1 प्रोडक्ट को बढ़ावा दिया। मेरठ का स्पोर्ट्स, गोरखपुर की खादी, हापुड़ का गुड़, आपका मुरादाबाद का पीतल, फिरोजाबाद का कांच, आपका आगरे का चमड़ा, आपका बुलंदशहर का खुर्जा का मिट्टी के बर्तन, 1 सिटी 1 प्रोडक्ट को हमने बढ़ावा देके अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे हमने उत्तर प्रदेश के लघु और कुटीर उद्योग को बढ़ावा दिया। तो वो स्कीम उत्तर प्रदेश की देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को इतनी पसंद आई, इस बार के बजट में उसको शामिल किया और पूरे देश में 10 मॉल खोलने की बात की। तो उत्तर प्रदेश के साथ साथ देश का लघु और कुटीर उद्योग को हमने एक अंतर्राष्ट्रीय मार्केट दी, अंतर्राष्ट्रीय पहचान दी। ये उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की आगे का विजन, आगे की सोच है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने देश को पहली बार व्यापारी को सम्मान दिया। 17 प्रधानमंत्री हुए, किसी ने नहीं सोचा व्यापारी के दर्द को। पहली बार व्यापारी को पेंशन योजना देने का काम किया तो नरेंद्र मोदी ने किया। पहली बार व्यापारी को एक्सीडेंटल बीमा देने का काम किया तो योगी आदित्यनाथ जी ने दिया। 10 लाख रुपए का एक्सीडेंटल बीमा हमने दिया, 5 लाख रुपए का एमएसएमई में जो मेरे लघु उद्योग में कर्मचारी काम करते हैं उनको देने का काम किया। सेशन को आगे बढ़ाते हैं। श्री भरत भूषण त्यागी जी बुलंदशहर के प्रगतिशील किसान हैं। भरत भूषण त्यागी जी को मोदी सरकार ने साल 2019 में पद्मश्री सम्मान से भी नवाजा था। साथ ही मैं मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगी भरत भूषण त्यागी जी के साथ साथ किरण बालियान, अंतर्राष्ट्रीय एथलीट हैं, उत्तर प्रदेश के मेरठ की रहने वाली हैं, मूलतः मुजफ्फरनगर की किरण बालियान। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। किरण जी, थैंक यू मैम। आपका भी बहुत स्वागत है। कि पहले कहा जाता था कि खिलाड़ियों को वो स्कोप नहीं मिल पा रहा था जो अब मिलने लगा है, खास करके अगर खेलो इंडिया का मैं जिक्र करूं तो क्या मानते हैं आपके खिलाड़ियों को अपना लक्ष्य हासिल करने में कितनी सहायता मिल रही है? मैंने आपको जैसे अभी बताया था कि पहले खिलाड़ियों को नहीं पूछा जाता था, आज हम मेडल लेके आए हैं। सबसे बड़ी बात देखो, जो हमारी यूपी की गवर्नमेंट है बहुत अच्छा सपोर्ट कर रही है खिलाड़ियों को। केंद्र सरकार तो कर ही रही है, आपने बजट भी देखा होगा, पहले से अब का खेल का बजट दुगना हो गया है। आपने ये भी देखा होगा कि पहले एशियन गेम्स में कम मेडल आए थे और अब के मुकाबले वो मेडल दुगने हो चुके हैं। तब खिलाड़ी को अब फैसिलिटी मिल रही है, तभी तो खिलाड़ी इतना आगे बढ़ रहा है। अभी जो ये खेलो इंडिया की संस्था चला रखी है, इसमें ये है कि छोटे लेवल का खिलाड़ी भी ऊपर जाके अच्छा प्रदर्शन कर सकता है। उसमें सरकार आपको मदद करेगी ना। अब हम थे, हमारे टाइम में इतनी फैसिलिटी नहीं थी जितना आज फैसिलिटी हो गई है। आज मैं मेडल लेके आई हूँ तो आज मुझे इतनी फैसिलिटी मिल गई, मैं बोल नहीं सकती, क्योंकि सरकार इतनी अच्छी है हमारी यूपी गवर्नमेंट, जो हमारी योगी जी है। पहले धनराशि भी नहीं थी हमारे खेल में ज्यादा, और आज हमें दुगनी चीज मिल रही है। धनराशि की आपने बात की, अब सरकार खिलाड़ियों को नौकरी भी दे रही है। हाँ, मैं बताया तो आपको, अब खिलाड़ी बेरोजगार नहीं है। आपने देखा होगा अभी योगी जी ने अभी कुछ टाइम पहले पिछले साल ही यूपी उत्तर प्रदेश पुलिस में भर्ती निकाली थी। कितने खिलाड़ी भर्ती हुए? वो भर्ती तुरंत पूरी होने के बाद फिर भर्ती निकाल दी, और हम लोगों को उन्होंने ग्रेजुएटेड ऑफिसर की डायरेक्ट नौकरी दी है। तो इस बारे में तो खिलाड़ी सोच भी नहीं सकता। हम नहीं सोच पाते तो और खिलाड़ी क्या सोचेगा? ठीक है, भारत भूषण त्यागी जी, आप जैविक खेती के महारथी कहे जाते हैं, तो इसकी आपको कहां से और कैसे प्रेरणा मिली, जरा बताइए। देखिए, मैं चैनल को साधुवाद करता हूं, और प्रेरणा से पहले मैं एक बात कहूंगा कि यदि प्रेरणा भी मिले और उसको सम्मान ना मिले तो प्रेरणा किसी काम की नहीं होती। और बड़ी बात तो यह है कि हम जैसे किसानों को जो लंबे समय से जूझ रहे थे, उनको यशस्वी प्रधानमंत्री जी द्वारा पद्मश्री सम्मान देना ये छोटी बात नहीं थी, बहुत बड़ी बात थी। और मैं अकेला नहीं हूँ, पूरे देश में जो सम्मान कभी पहले फिल्म इंडस्ट्री के लोगों को मिलता था, ऐसे लोगों को मिलता था जिनकी देश के लिए बहुत बड़ा योगदान नहीं था,
और किसान और वो गांव में रहने वाले लोग जो कलात्मक दृष्टि से बड़ी खूबसूरती से देश को सजाने की ताकत रखते थे, उनको पहचानने में ये देश चूक करता था। इसका गौरव हम सबको मिला ये यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भारत के नेतृत्व को संभाला। अब रही जैविक खेती की प्रेरणा की बात, तो मैं दिल्ली विश्वविद्यालय से 1975 में जैसे ही निकला तो पिताजी ने नौकरी के लिए मना कर दिया और उन्होंने कहा कि खेती करने है। थोड़ा संघर्ष तो जिंदगी में रहा, मन भी उदास था, लेकिन मेरी माँ ने कहा कि कोई भी धरती पर पिता ऐसा नहीं है जो बच्चे के बारे में शुभ नहीं चाहता, इसलिए तुम्हारी जिंदगी में कोई इसी में भला होगा, आप खेती करिए। मैं खेती से लगा तो मैंने इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट की सिफारिशों के मुताबिक 6-7 वर्ष खेती करी और तब मुझे पता लगा कि ये खेती, इस खेती का नाम तो आधुनिक खेती है। तो इसी के साथ कार्यक्रम समाप्ति की ओर है। मेरठ से होकर 3 एक्सप्रेसवे गुजरते हैं, जिसकी वजह से मेरठ को यूपी के एक्सप्रेसवे कैपिटल भी कहा जाता है। वर्ल्ड क्लास इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ मेरठ उत्तर प्रदेश को $1 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाने में सराहनीय योगदान दे रहा है। और आज इस मंच से हमने चर्चा की और चर्चा के माध्यम से मेरठ और पश्चिमांचल की विकास यात्रा को सार्थक बनाने में कैसे योगदान दिया जा रहा है, इस पर हमने बातचीत की। अपनी गरिमामयी उपस्थिति के इस कार्यक्रम को शोभा बढ़ाने वाले सभी अतिथियों का बहुत बहुत आभार और शुक्रिया। और साथ ही सच्ची तस्वीर दिखाने के लिए मेरठ की, पश्चिमांचल की और पश्चिमी उत्तर प्रदेश कितनी रफ्तार के साथ आगे बढ़ रहा है, आगे का रोड मैप क्या है, इसको दर्शाने के लिए भी हमारे साथ तमाम पॉलिटिशियन जुड़े, उनका भी बहुत बहुत आभार। इसी के साथ इस कार्यक्रम को समाप्त करने का वक्त आ गया है। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया।